Hello students, my name is Amit Mishra. You all are welcome in UPSC Guides Prelims PYQ discussion series. In this series, we will discuss about economy based PYQ. It will help you to identify key concept and key topics which will help you to gain good marks in coming UPSC Prelims. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सटर्नल सेक्टर. ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर के PYQ सॉल्व करेंगे आज हम. जो पहला क्वेश्चन 2015 क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पीरियडिकली पब्लिश द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट. लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ये रिपोर्ट बेस आए हुए आएंगे. तो इसमें देखने वाली चीज ये है, जो चीज है देखने वाली वो ये है कि बहुत सारे जो रिपोर्ट्स के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर या तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होंगे, या तो IMF होगा, या फिर इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ये तीन ही ज्यादातर तौर पे आंसर हो रहे हैं. आप खुद नोटिस करिएगा इन कमिंग क्वेश्चंस में. ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो वर्ल्ड बैंक है. द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट का आंसर है वर्ल्ड बैंक. अगर ये तीनों नहीं हो तो वर्ल्ड बैंक है. अभी मैंने बताया और अभी ऐसा हो गया. ठीक है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर एंड पीस क्लॉज आर फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज इन रिलेशन टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन. ये जो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, ये जो न्यूज में आया था, न्यूज में कैसे आया था, ये एक्चुअली हुआ क्या था कि ये US इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट है. ये हमने अपने मैंगोज वहां पे सेल करे थे, मतलब एक्सपोर्ट करे थे. वहां पे उन्होंने क्या करा था, हमारे मैंगोज रिटर्न कर दिए थे. बोला था कि ये सैनिटरी मतलब साफ नहीं है, ये इससे हमारे देश में कुछ बीमारी बैक्टीरिया आ जाएगा, इसलिए उन्होंने वापस कर दिया. तो फिर यही न्यूज था, मतलब कि भाई वापस क्यों कर दिया. ये जो फ्री ट्रेड वाली जो बात थी वो फ्री ट्रेड क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था. ये सैनिटरी, अब क्वेश्चन ये है कि सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर और एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ये कौन सा इंस्टीट्यूशन डील करता है. तो कई बार ऐसा लगता है कि ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, या फिर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ये करता होगा. पर इसका जो सही आंसर है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है. सेकेंड टू थर्ड, ठीक है. हाँ, ये देखिए परीक्षा टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है. स्टेट PSC और UPSC में एक ही चीज का अंतर है, वो है क्वेश्चंस का. सिलेबस दोनों का सेम होता है, पर वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन वो डिफरेंट होता है. मतलब स्टैंडर्ड लेवल पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो UPSC में होते हैं. अगर आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो. थर्ड क्वेश्चन, द टर्म कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी रिफर टू. लुक, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी मतलब कितने आसानी से आप डॉलर को रुपी में या रुपी को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो, कितने आसानी से आप करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हो, वो कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी है. अब इसी को ही अलग अलग करने के लिए इन्होंने गोल्ड ये वो ऑप्शन दिया हुआ है. इसका सही आंसर क्या है? C. इसमें देख लेते हैं पहले, द एबिलिटी टू कन्वर्ट गोल्ड. ओके, द एबिलिटी टू कन्वर्ट गोल्ड, द एबिलिटी टू कन्वर्ट गोल्ड दिया हुआ है, अलाउइंग द वैल्यू ऑफ रुपी टू बी डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्स. ये भी ऑप्शन अलग है. फ्रीली परमिट टू द कन्वर्जन ऑफ. थर्ड स्टेटमेंट एकदम डेफिनेशन वाले स्टेटमेंट है. C जो स्टेटमेंट है, डेवलपिंग एन इंटरनेशनल मार्केट फॉर करेंसीज इन इंडिया. ये भी मतलब भूकस स्टेटमेंट है. तो इसका आंसर क्या होगा? C. नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसल 3 अकॉर्ड और सिंपली बेसल 3 एम्स टू. बेसल 3 के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है. बेसल 3 के ऊपर हमने क्वेश्चन 2 बार भी पहले देख चुके हैं हम, बेसल के ऊपर क्वेश्चन. तो बेसल के ऊपर क्वेश्चन ये क्या बारे में बात कर रहा है? बेसल 3 अकॉर्ड रिलेटेड टू व्हाट, मतलब किससे रिलेटेड है बेसल अकॉर्ड. तो बेसल अकॉर्ड हम पहले भी देख चुके हैं. बेसल अकॉर्ड किससे रिलेटेड है? बैंकिंग से रिलेटेड है. ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बेसल नाम के शहर में खुला हुआ है, जो बैंकिंग किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करा जाए, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करा जाए, उसके बारे में वहां पर डिस्कशन होता है. ठीक है. हाँ, इम्प्रूव द बैंकिंग, जो ऑप्शन 1 है वो लिखा है नेशनल स्ट्रेटेजीज फॉर कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तो बिल्कुल भी नहीं है. इम्प्रूव द बैंकिंग सेक्टर, तो ऑप्शन B सही है. ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चंस थे. इस टॉपिक में एक्सटर्नल सेक्टर है, इसमें करंट अफेयर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी रिलेटेड टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी. इंटरनेशनल लिक्विडिटी किससे रिलेटेड है, ये सवाल पूछा जा रहा है. तो इंटरनेशनल जो लिक्विडिटी है
कई बार आपके दिमाग में भी या फिर आपसे भी सवाल पूछा गया होगा कि गोल्ड को इतनी ज्यादा वैल्यू की दी जाती है, ना कि रुपी और बाकी करेंसीज को कम वैल्यू दी जाती है। इसका जवाब ये है कि जो गोल्ड है, गोल्ड की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा है, उसकी लिक्विडिटी, उसका जो यूज है वो क्या है, ज्यादा है, इसलिए इसका जो आंसर होगा, इसलिए गोल्ड की डिमांड मार्केट में ज्यादा है, तो इसका भी आंसर गुड सर्विस नहीं होगा, गोल्ड सिल्वर नहीं होगा, इसका आंसर होगा डॉलर एंड हार्ड करेंसी। ठीक है, लिक्विडिटी माने हाउ इजीली यू कैन, लिक्विडिटी का जो डेफिनेशन है वो ये है कि हाउ इजीली यू कैन कन्वर्ट योर असेट टू करेंसी। तो इसमें क्या आंसर होगा, डॉलर और हार्ड करेंसी। गोल्ड, गुड्स सर्विसेज, गोल्ड, एक्सपोर्टेबल सरप्लस, ये सब प्रोडक्ट है, और लिक्विडिटी माने होता है हाउ इजीली यू कैन चेंज योर असेट टू द लिक्विड, टू द करेंसी। European stability mechanism sometimes seen in the news, European stability mechanism, ये न्यूज है यूरोजोन, ये जो क्वेश्चंस हैं ये यूरोजोन क्राइसिस हुई थी 2012 में, तो 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। यूरोजोन 2008 में, अब यूएस में क्राइसिस हुई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस 2012 में, उसी टाइम पे लगभग, और उसी से ही इंड्यूस होके ये क्राइसिस हुई थी। 2016 में हुई थी यूरोजोन क्राइसिस। यूरोजोन क्राइसिस में क्या हुआ था कि जो यूरोप की कंट्रीज हैं वो अपना डेट चुकाने में असमर्थ थी, वो दे आर अनेबल टू पे देयर डेट, तो उस क्राइसिस को यूरोजोन क्राइसिस कहते हैं। तो उससे उठने के लिए यूरोप ने क्या करा था, फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेलेबल करा था उन कंट्रीज को जो फाइनेंशियली वीक हो गई थी उस टाइम पे, यूरोजोन क्राइसिस के टाइम पे। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। थर्ड है ग्रीन बॉक्स ब्लू बॉक्स सब्सिडीज, का नाम आपने सुना होगा, ये इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो अगेन ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है क्वेश्चन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन पहले ज्यादा आ रहे थे, अब उनके ऊपर क्वेश्चन कम आ रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। Recently, which of the following currencies has been proposed for inclusion in the IMF special drawing right? ये क्वेश्चन 2016 का है, ये करंट अफेयर था उस टाइम का। चाइना को उस टाइम नया चाइना की करेंसी को उस टाइम नया एसडीआर में वैल्यू दी गई थी। एसडीआर क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट, जो आईएमएफ के द्वारा एक टोकन करेंसी है, उस करेंसी की वैल्यू वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी करेंसीज है उससे डिराइव होती है, लाइक येन, पाउंड, डॉलर, इनसे डिराइव होती है। तो फिर एक और करेंसी रेनमिनबी उसको इंक्लूड करा गया था, जिसके थ्रू अब एसडीआर की वैल्यू डिसाइड हो रही थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया, रेनमिनबी। हाँ, विथ 2016 क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर एक कमेटी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंशियल कमेटी। ठीक है, ये क्या करता है, फाइनेंस के रिगार्डिंग डील करता है आईएमएफ में। इसकी जब भी मीटिंग होती है, इस मीटिंग को जो हेड करते हैं वो कौन होते हैं, वर्ल्ड बैंक भी इस पार्टिसिपेट करते हैं, तो वर्ल्ड बैंक भी यहाँ पार्टिसिपेट करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, IMF से डिस्कस ग्लोबल इकोनॉमिक कंसर्न एंड प्रोवाइड एडवाइजरी गाइडेंस टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑन इट्स ऑपरेशन। अब जो ये लाइन है, इस लाइन को अगर आप देखोगे तो इसमें कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है। इस लाइन को अगर आप देखोगे, IMF डिस्कस करता है, ये डिस्कस करता है ग्लोबल इकोनॉमिक कंसर्न। ग्लोबल इकोनॉमिक कंसर्न कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं, ये भी कर सकते हैं। एंड प्रोवाइड एडवाइजरी गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, कोई कंपल्शन तो है नहीं, टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो करवा सकता है। तो पहली वाली स्टेटमेंट बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है, परेशानी आती है सेकंड स्टेटमेंट में। तो सेकंड स्टेटमेंट लिखा है वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट एज अ ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर पार्टिसिपेशन है इसका वर्ल्ड बैंक का। तो दोनों स्टेटमेंट सही है।